नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं आपके लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है यूरोपीय संघ, यानी कि यूरोपियन यूनियन। तो आज हम यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करेंगे। भारत और ईयू के क्या संबंध हैं, पहली सबसे बड़ी बात कि हम लोग इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, आखिर ये क्यों चर्चा में है, क्यों समाचार में है। तो यूरोपीय संघ ने एक नया रणनीतिक यूरोपीय संघ भारत एजेंडा प्रस्तुत किया है। ईयू ने क्या किया है, एक एजेंडा प्रस्तुत किया है। किस किस के लिए? इंडिया ईयू रिलेशन के लिए, कि भारत और ईयू के जो संबंध हैं वो किस तरफ आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए एक इन्होंने फ्रेमवर्क तैयार किया है और उसको प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो भारत और ईयू के द्विपक्षीय संबंध है उनको क्या करना है, मजबूत करना है और 5 रणनीतिक स्तंभों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। तो ये कारण है कि हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और इस न्यूज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो साइन आप देख रहे हैं, ये किसका साइन है? ये यूरोपीय संघ का साइन है। और आपको पता होना चाहिए यूरोपीय संघ में कुल कितने देश हैं? 28 यूरोपीय देश इसके अंदर शामिल हैं। तो ये चीज़ें हैं, बाकी हम डिटेल में बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो बना कब, कौन कौन सदस्य हैं, कौन जुड़ा कौन हटा, एक बार बात कर लेते हैं। आ जाइए। यूरोपीय संघ यानी कि ईयू 1993 का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यानी कब बना ये? 1993 में बना। जो क्या है, यूरोपीय देशों के मिलने से बना है, यानी बहुत सारे यूरोपीय देश इसके अंदर जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, ये तब लागू हुआ जब 28 देशों ने एक संधि पे हस्ताक्षर किए थे, जिसका नाम था मैस्ट्रिच्ट संधि। और मैस्ट्रिच्ट क्या है? नीदरलैंड का एक शहर है जहाँ पर ये सम्मेलन हुआ था। उसके तहत इन 28 देशों ने क्या किया, एक संधि पर हस्ताक्षर किए। अब तक जो ये संधि कब हुई थी? 1993 में। कब हुई थी? 1993 में। उसके बाद में 1997 में फिर एक संधि हुई, जिसको नाम क्या दिया गया? एम्स्टर्डम संधि। उसके बाद में 2001 में फिर एक संधि हुई, जिसको नाम दिया गया नाइस। और 2007 में फिर से एक संधि हुई, जिसको क्या नाम दिया गया आपका? लिस्बन संधि। ठीक है, तो ये बात हो गई। कुछ और फैक्चुअल बात, यूरोपीय संघ में कुल 24 आधिकारिक भाषाएं हैं। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 24। यूरो जो है मुद्रा, ये यूरो किसकी बात कर रहा है? यूरो मुद्रा की बात कर रहा है। तो ये 19 ईयू देशों की आधिकारिक मुद्रा है यूरो। ठीक है, जो यूरो है वो 28 में से 19 देशों की क्या है? आधिकारिक मुद्रा है। तो ये आपको याद रखना है। जबकि जो 9 सदस्य हैं, बचे हुए 9 सदस्य, यानी कितने हो गए टोटल? 28 हो गए। तो जो 9 बचे हुए सदस्य हैं वो यूरो को अपनी ऑफिशियल मुद्रा के रूप में यूज नहीं करते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी ईयू के बारे में। अब ये है कि ईयू का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों, ईयू ने एक इंटीग्रेटेड यूरोपीय राजनीतिक संस्था बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई, ताकि यूरोप में जो दशकों से जो संघर्ष चल रहा था। देखो, अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले तक जो यूरोप था वो पूरे विश्व पे क्या कर रहा था दोस्तों? राज कर रहा था। पूरे भारत सहित बहुत सारे देश थे जिनके ऊपर यूरोपीय देशों ने राज किया। जैसे ब्रिटेन हो गया, ठीक है, ब्रिटिश हो गए, उसके अलावा पुर्तगाली हो गए, ठीक है, उसके अलावा डच हो गए, उसके अलावा स्पेनिश हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग यूरोपीय देश थे जो काफ़ी मजबूत हुआ करते थे उस एरा में। और ये पूरे विश्व में अफ्रीका जैसे बड़े बड़े महाद्वीपों पर इनका कब्जा हो गया था। इन्होंने अफ्रीका को तो आपस में नक्शे के ऊपर ही बांट लिया था। उस टाइम इनका इतना वर्चस्व था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या है, यूरोप का अंतर्राष्ट्रीय जो मैप है या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से पटाक्षेप हो गया और काफ़ी कमज़ोर हो गया। उसके बाद दोबारा से एक बार यूरोप को ताकत बनाने के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। ये हो गई बात। अब बात करते हैं कि सितंबर 2025 तक ईयू में कौन कौन से देश सदस्य हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से देश इसमें शामिल है। जैसे कि ऑस्ट्रिया हो गया, बेल्जियम हो गया, बुल्गारिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, साइप्रस हो गया, चेक गणराज्य हो गया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी,
इटली, आयरलैंड, पुर्तगाल, ठीक है, रोमानिया, स्लोवाकिया। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखने के लिए नहीं है, लेकिन आपको बेसिकली पता होना चाहिए टोटल कितने देश हैं, क्यों यूरोपीय संघ को बनाया गया। अब बात करते हैं भारत और यूरोप के बारे में, ठीक है। ये देखो, मैंने आपको बताया इतिहास क्या रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय एकीकरण को राष्ट्रवाद और विनाश का समाधान माना गया, ठीक है। द्वितीय विश्व के बाद में क्या हो गया, जो यूरोप में एकीकरण हुआ उसको क्या माना गया कि ये जो राष्ट्रवाद की भावना को क्या करेगा, एक राष्ट्र कोई अपने आप को ही सब कुछ मानने वाली जो भावना होती है वो राष्ट्रवाद होती है, तो उसको कम करना। और जो विनाश देखा पूरे विश्व ने प्रथम और विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में, वैसी घटनाएं दोबारा नहीं हो, इस चीज़ के लिए क्या किया गया, इसकी स्थापना का उद्देश्य रखा गया। विंस्टन चर्चिल जो थे, उन्होंने यूरोपीय संघ के गठन का क्या किया था, समर्थन किया था। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। बेसिकली आपको यहाँ से एक चीज़ समझनी है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2012 में नोबेल शांति पुरस्कार भी यूरोपीय संघ को मिल चुका है। अब एक घटना हुई थी ब्रेग्जिट के नाम से, यानी जो ब्रिटेन था उसने अपने आप को जो यूरोपीय संघ है, ईयू है, उससे क्या कर लिया था, अलग कर लिया था। तो यूनाइटेड किंगडम ने 31 जनवरी 2020 को ईयू छोड़ दिया, और ये पहला देश बना जिसने ऐसा किया। यानी कि अभी वर्तमान में जो है ईयू का सदस्य कौन नहीं है, ब्रिटेन नहीं है। ब्रिटेन जो है वो ईयू का सदस्य नहीं है, इसके लिए ब्रेग्जिट हुआ था। अब आपको मैंने बताया कि एक लिस्बन संधि हुई, उसका अनुच्छेद जो 50 है वो सदस्य देश के निष्कासन का प्रावधान करता है। अभी हमने पीछे देख करके आए, 2003 में कौन सी संधि हुई थी, देखो, लिस्बन संधि कब हुई थी, सॉरी 2007 में। 2007 में कौन सी संधि हुई थी, लिस्बन संधि हुई थी, जिसके अंदर ये तय किया गया था कि किसी भी देश को किस प्रकार से ईयू से जो है हटाया जा सकता है। और ब्रेग्जिट जो हुआ उसमें ब्रिटेन को क्या है, 2020 में, जनवरी 2020 में यूरोपीय संघ से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें जो निर्णय लेने वाली जो संस्था होती है वो है एक यूरोपियन यूनियन, ईयू, यूरोपियन यूनियन। यही क्या करती है, ये सारे निर्णय लेती है। इसका एक अध्यक्ष होता है, उसके अलावा एक कार्यकारी परिषद भी होती है, ठीक है। एक द्विसदनीय विधायिका भी यहाँ पर है, जिसमें एक होता है यूरोपीय संसद और एक होता है आपका यूरोपीय आयोग। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतना हमको इनमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि ईयू क्या है, 28 देशों का एक संघ है, जो कब बना, क्यों बना, उसका उद्देश्य क्या था, ये बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, ईयू और भारत, ठीक है। भारत और ईयू का क्या संबंध है, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले आप समझो कि भारत और ईयू जो है अभी क्या कर रहे हैं, एक समझौते पे काम कर रहे हैं, जो कि लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। और उसको हमारे बीच में जो है ना, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, जो अपने अंतिम चरण में है, और आशा की जा रही है कि 2026 में जो है ये हो जाएगा, ठीक है। ईयू भारत के साथ कौन कौन से क्षेत्र में शांति हो गया, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करता है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि जो ईयू है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यानी कि अमेरिका के बाद में अगर सबसे ज़्यादा हमारा बिजनेस किसी के साथ होता है तो वो ईयू के साथ में होता है, ठीक है। 2017 ईयू इंडिया शिखर सम्मेलन में नेताओं ने जो एसडीजी एजेंडा है 2030 का, उसके लक्ष्य को भी साथ में मिलकर के दोहराया है। ईयू भारत का तीसरा सबसे बड़ा, इसमें ये अपडेटेड नहीं है मेरे हिसाब से, दूसरा सबसे बड़े व्यापारिक जो है साझेदार है। और बाकी एक बार आप इसको, इस फैक्ट को चेक कर लेना कि अभी हमारा जो व्यापार है कितना है, 115.64 बिलियन डॉलर है। तो हम लोग दूसरे पे हैं या तीसरे पे, एक बार हम लोग इसको चेक कर लेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है या तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ठीक है। ईयू भारत में एफडीआई का मुख्य स्रोत बना हुआ है, और भारत ईयू के साथ सेवाओं के व्यापार में अधिशेष की स्थिति यानी सरप्लस की स्थिति में है। यानी हम सेवाओं का जो निर्यात ज़्यादा करते हैं ईयू में आयात के मुकाबले, ठीक है। तो वहाँ हम सरप्लस की स्थिति में हैं। 2007 का जो हमारा द्विपक्षीय समझौता था,
जिसको क्या नाम दिया गया था, बाईलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, BTIA। ठीक है, ये हुआ था। हालांकि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे अभी भी बातचीत होना बाकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ, EU इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पुशिंग फॉर कंक्लूजन इन 2025, यानी हम लोग अब कंक्लूजन पे पहुंचने ही वाले हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। की डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट यूर्सेला वॉन लैन एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज एग्रीड टू पुश दिस FTA विद इन 2025। अभी हाल ही में इनकी मुलाकात हुई थी। ये जो EU की क्या है, प्रेसिडेंट है, और जो भारत के प्रधानमंत्री, उनकी हाल ही में चर्चा हुई थी। उसके अलावा सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन, तो EU और भारत जो हैं वो इन दोनों क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, समझौता करने वाले हैं। इसी तरह के जो सिमिलर EU हैं, ये जो सिमिलर जो समझौते हैं वो EU किस किस देश के साथ कर चुका है, जापान और साउथ कोरिया के साथ ऑलरेडी इस तरह के समझौते कर चुका है। और अभी भारत के साथ ये जो समझौते हैं ये अपनी फाइनल स्थिति में है, और शायद 2026 शुरुआत में या 2025 के अंत तक ये जो एग्रीमेंट है ये सामने आ सकता है। इंडिया हैज़ शोन इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग EU लेड डिफेंस प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जो EU लेड कुछ डिफेंस प्रोजेक्ट है जिनको क्या नाम दिया गया है, पेस्को, परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कॉरपोरेशन, पेस्को ये नाम दिया गया है। ये नाम भी आपसे कभी पूछ सकता है, परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन। तो ये एक इनिशिएटिव है जो EU के द्वारा लिया गया है। तो भारत भी ये जो है पेस्को को ज्वाइन करने की इच्छा रखता है। उसके अलावा कुछ स्ट्रेटजिक कॉन्टेक्स्ट भी है कि द FTA अलायंस विद ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। अभी आपको पता है कि जियोपॉलिटिकल लेवल पे भारत के सामने बड़ी चुनौतियां हैं कि भारत रशिया USA के साथ किस तरह से संबंधों को क्या करे, बैलेंस करे। तो इस केस में जो EU है ये हमारे जो बैलेंस करने को है और भी इस चीज़ को क्या कर सकता है, मजबूत कर सकता है। जो हमारा ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है वो अगर EU के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो हमारा जो ट्रेड का जो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, हम अलग अलग देशों के साथ ट्रेड कर सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा, अमेरिका और यूरोप पर जो अमेरिका और रूस पर जो हमारी निर्भरता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे लिए और बहुत सारे विकल्प खुल जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा आपको पता है एक और जो देश है वो कौन है, चीन। कौन सा देश है, चीन, जिसके साथ में हम लोग क्या है, फिजिकल डिफिसिट की कंडीशन में लगभग हम हमेशा रहते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आयात ज़्यादा करते हैं चाइना से, जबकि निर्यात काफ़ी कम करते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी एक बहुत बड़ा विकल्प हो सकता है हमारा EU के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर इसको समराइज करके देखें तो सबसे बड़ी बात है कि भारत और EU के संबंध काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। 1993 में जब से EU बना उसके बाद से कंटिन्यूस हम लोगों के बीच में अच्छा कोऑपरेशन है। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत EU द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो लगभग अपनी फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, भारत के क्या क्या फ़ायदे हैं, EU के क्या क्या फ़ायदे हैं। EU को क्या फ़ायदा है, तो EU को बहुत बड़ा एक मार्केट मिल जाएगा भारत के रूप में। ठीक है, भारत के जो निर्यातक है उनको भी बहुत बड़ा मार्केट मिल जाएगा, क्योंकि EU के अंदर कितने देश है, टोटल 28 देश हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां हैं, जैसे IPR को लेकर के कुछ चुनौतियां हैं, कुछ प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर के कुछ चुनौतियां हैं। उनके ऊपर ऑलरेडी काम काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, और बहुत जल्द भारत और EU के बीच में फ्री जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो होने वाला है। तो आशा करता हूँ आपको कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं दे पाया हूँगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। कोशिश मैं ये करता हूँ कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताऊँ, बाकी आप लोग अपने हिसाब से इसको इम्प्रूव करके और आप प्रेजेंटेबल कंडीशन में आ जाए। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।